हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम CSIR नेट जून जुलाई 2024 का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा है। ये पार्ट बी का प्रॉब्लम है जो कि लीनियर अलजेब्रा पर बेस्ड है और बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है। ये पार्ट बी का प्रॉब्लम है जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड तरीके से रैंक नलिटी थ्योरम पर बेस्ड है। अगर आप रैंक नलिटी थ्योरम को प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे हैं तो उसको अप्लाई करके इसमें से एक ऑप्शन जो करेक्ट है उसको ढूंढ सकते हैं। क्योंकि ये पार्ट बी का है तो बाकी रिमेनिंग 3 ऑप्शन है उनको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप यही प्रॉब्लम पार्ट सी में होता तो आपको बाकी 3 को काउंटर एग्जाम्पल देके डिस्कार्ड करना पड़ता। तो इस वीडियो को पूरा देखिए कि कैसे हम रैंक नलिटी थ्योरम को अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और बाकी जो रिमेनिंग 3 ऑप्शन होंगे उनको कैसे सिंपल सा एग्जांपल देके कुछ एग्जांपल का आइडिया मैं आपको दूंगा जिससे कि आप खुद से ही कर पाएंगे कि ये बाकी तीनों रिमेनिंग ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे। देखिए, रैंक नलिटी थ्योरम क्या है कि अगर कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है एक फाइनाइट वेक्टर स्पेस U से फाइनाइट वेक्टर स्पेस B ले लेते हैं तो जो रैंक होगी रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T, जिसको हम एटा से डिनोट कर दे रहे हैं, एटा ऑफ T यानी नलिटी ऑफ T इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U, जो T के डोमेन का डायमेंशन है उसके बराबर हो जाएगा। रैंक T की और नलिटी T की, उन दोनों का सम डायमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ T के बराबर हो जाएगा। ये रैंक नलिटी थ्योरम कहलाती है। अब इसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है A कोई 10x10 रियल मैट्रिक्स है, यानी कि A को हम कंसीडर कर सकते हैं R10 से R10 में एक लीनियर मैप की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर दिया है कि जो रैंक है A की, रैंक ऑफ A ये कितना है 7 दिया हुआ है। और हमें पता है रैंक नलिटी थ्योरम से कि रैंक ऑफ A प्लस नलिटी ऑफ T, नलिटी ऑफ A ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए डायमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन A, और यहाँ पर डोमेन का डायमेंशन कितना है 10 है। तो जो रैंक हो जाएगी ये 7 प्लस नलिटी हो जाएगी नलिटी ऑफ A, यानी कि जो कर्नेल का डायमेंशन है ये 10 के बराबर होगा, यानी कि कर्नेल का जो डायमेंशन हो जाएगा वो 10 माइनस 7 यानी कि 3 हो जाएगा। यानी कि जो कर्नेल है, कर्नेल ऑफ A, इसका जो डायमेंशन है यही नलिटी कहलाता है और ये कितना हो जाएगा, ये 3 डायमेंशनल है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शन 2 को देखें, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, क्या A कोई 10x10 रियल मैट्रिक्स है, एज्यूम दैट रैंक ऑफ A इज 7, रैंक जो A की है वो 7 है, ये दिया हुआ है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू, यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जो इन एवरी सिचुएशन ये ट्रू हो। ओके, अब यहाँ पर अगर हम अगेन देखें ऑप्शन नंबर 2 को देखें तो यहाँ पर कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर V बिलोंग्स टू R10 सच दैट A स्क्वायर B इज नॉन ज़ीरो वेक्टर। तो ये कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं रैंक नलिटी थ्योरम से कि ये जो ऑप्शन है ये ऑलवेज ट्रू होगा। यही एक स्टेटमेंट है जो नेसेसरली ट्रू होगा, बाकी स्टेटमेंट ट्रू हो सकते हैं कुछ केस के लिए और कुछ केस के लिए फॉल्स भी हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्यों ट्रू है, देखिए ये A को हम A स्क्वायर सपोज करते हैं, ऑन कंट्रेरी सपोज करते हैं, सपोज A स्क्वायर B इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल B बिलोंग्स टू R10। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया A ऑफ AB
इज इक्वल टू 0 वेक्टर फॉर ऑल B बिलोंग्स टू R10। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया कि AB बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ A फॉर ऑल B बिलोंग्स टू R10। और AB क्या है? AB क्या है? AB फॉर ऑल B बिलोंग्स टू R10। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया रेंज ऑफ A इज कंटेंड इन कर्नेल ऑफ A। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ A। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? डायमेंशन जो रेंज है A का, उसका डायमेंशन क्या दिया हुआ है यहाँ पर? रैंक दिया हुआ है। रैंक में से जो रेंज का डायमेंशन है वो कितना दिया है यहाँ पर? ऑलरेडी 7 दिया हुआ है। तो इसलिए इसका मतलब क्या हो गया? 7 इज़ लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ A। कर्नेल ऑफ A का जो डायमेंशन है वो नल्टी है। नल्टी कितना है? 3 है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगी? 7 इज़ लेस देन इक्वल टू 3। तो कि ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है? क्या बिल्कुल से करेक्टेड नहीं है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कंट्रेरी एज्यूम किया है कि A² B ये सभी वेक्टर के लिए 0 वेक्टर के बराबर है। इसका मतलब अगर ये सभी वेक्टर के लिए A² B का जो वैल्यू है वो 0 वेक्टर के बराबर हो जाएगा, तो हमें क्या कंट्राडिक्शन मिल रहा है कि 7 लेस देन इक्वल टू 3 हो जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर V, ऑब्वियसली वो नॉन जीरो होगा, क्योंकि B अगर 0 वेक्टर लेंगे तो A² लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए A² 0 वेक्टर की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी। तो देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर सच दैट A² B नॉट इक्वल टू 0। आई होप कि आपने ये जो रैंक नलिटी थ्योरम को प्रॉपर तरीके से अप्लाई करके, जैसे मैं कर रहा हूँ, कंट्राडिक्शन ला रहा हूँ, उसको अपने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। इसलिए चूँकि ये पार्ट B का प्रॉब्लम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर A हमेशा क्यों ट्रू नहीं होगा। अगर हम सिंपल सा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लें, T इक्वल टू T फ्रॉम R10 से R10 में, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R10 से R10 में जो भी होगा उसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा वो 10x10 मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा। तो ये हम ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं T ऑफ x इक्वल टू x1 x2 अप टू x7 0, 0, 0। ऑब्वियसली x इक्वल टू x1 x2 x3 x4 अप टू x10 है। तो ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो जाएगा? डायगोनल में आपके फर्स्ट 7 एंट्रीज़ क्या हो जाएंगी? फर्स्ट 7 एंट्रीज़ 1 हो जाएंगी, और उसके अलावा बाकी 3 एंट्रीज़ 0 हो जाएंगी, और ऊपर 0 और नीचे 0। तो ये आपका करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स हो जाएगा इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T का, वो ये हो जाएगा। और इसकी पावर आप कितना भी करिए, A की पावर n, कभी भी ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, A की पावर 7, हर एक 7 रैंक की मैट्रिक्स जो 10x10 हो उसके लिए 0 हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमेशा ट्रू हो, ये ज़रूरी नहीं है। एक तो हमने इस एग्जांपल से ये डिस्कार्ड कर दिया। दूसरा क्या हो सकता है, अगर हम देखें तो दूसरा हो जाएगा, अगर यहाँ पर B कोई वेक्टर है, मान लेते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ B वेक्टर इन R10 सच दैट AB इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर T के लिए? इसका मतलब हो जाएगा T ऑफ B कितना हो जाएगा? B1 B2 और ये B7 0 0 0। ये मान लेते हैं कि ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ पर B क्या है? ऑब्वियसली B1 B2 अप टू B10 है। इसका मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट BI
इक्वल टू बी आई नॉट इक्वल टू 0 फॉर at least 1 I equal to 1 to 7, 1 I belongs to सेट 1 to 7, यानी कि कम से कम एक आई के लिए बी आई 0 नहीं होगा। अगर ऐसा हम ऑप्शन नंबर ए के लिए देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए के लिए कि अगर कोई ऐसा बी मिल जा रहा है जिसके लिए ए बी नॉन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से अगर हम फिर से अगेन ए स्क्वायर बी की वैल्यू निकालें, तो ए स्क्वायर बी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से टी स्क्वायर बी निकालें। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा है ना कि मैट्रिक्स फॉर्म में ले रहा है। मैट्रिक्स फॉर्म में लेंगे तो ऑब्वियसली वही जो भी मैंने मैट्रिक्स बनाया 1 1 1, फर्स्ट 7 एंट्रीज 1 और रिमेनिंग जो एंट्रीज 3 होंगी वो 0 हो जाएंगी और सारी एंट्रीज आपकी क्या हो जाएंगी 0 0। फर्स्ट जो 7 एंट्रीज हैं डायगोनल एंट्रीज वो 1 1 रहेंगी, बाकी सारी जो एंट्रीज हैं वो 0 हो जाए। तो ये मैट्रिक्स आप चूज़ कर सकते हैं या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो टी स्क्वायर बी कितना हो जाएगा, टी ऑफ टी बी हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन सेम वही आएगी b1 b2 b2 b3 अप टू b7 और 0 0 0 आ जाएगी। तो इससे क्या मिल जा रहा है, इससे हमें मिल जा रहा है अगेन कि टी स्क्वायर बी की वैल्यू किसके बराबर हो गई, टी ऑफ बी के वैल्यू बराबर हो गई, जो कि ऑलरेडी हमने एज्यूम किया है कि नॉन ज़ीरो है। तो इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये क्या हो जा रहा है, टी स्क्वायर बी इक्वल टू टी बी के बराबर हो जा रहा है। तो टी बी अगर नॉन जीरो है तो टी स्क्वायर बी भी नॉन ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टी बी अगर नॉन जीरो है तो टी स्क्वायर बी भी टी स्क्वायर बी ज़ीरो हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेंगे जिनके लिए कि अगर टी बी नॉन ज़ीरो है तो टी स्क्वायर बी नॉन ज़ीरो होगा। एग्जाम्पल के लिए ये जो हमारा मैट्रिक्स है, आप ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स कंसिडर करिए। तो अगर बी कोई भी ए बी नॉन ज़ीरो है तो ए स्क्वायर बी भी इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए नॉन ज़ीरो ही होगा। दूसरा केस, अब हमारा एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, थर्ड ऑप्शन को डिस्कार्ड करना है कि ए मस्ट हैव अ नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू। तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पर ले लें, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले रहे हैं, यहाँ पर ये सारे एंट्रीज क्या हैं, ज़ीरो हैं, ये भी ज़ीरो है और इसके ऊपर कोई भी हम 1 1 1 2 3 4 कुछ भी आप ले सकते हैं, ये ठीक है 7 रैंक की बना सकते हैं। या आप सिंपली आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम ले सकते हैं जिसकी रैंक 7 हो। ऑब्वियसली हम ले सकते हैं कि ऐसे ले लें 1, ये बाकी एंट्रीज 0, फिर 1, फिर एंट्रीज 0, फिर 1 और ये फिर 1, फिर यहाँ पर 1, फिर 1 और फिर 1, कितना हो गया ये। तो यहाँ पर बाकी सारे एंट्रीज़ क्या हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एंट्रीज़ क्या हैं, सब सारे एंट्रीज़ 0 हैं और इसकी रैंक देखेंगे तो ये 3 है और ये 3 और एक ये 1 और बाकी जो भी एंट्रीज़ बच रही हैं सबको 0 कर लीजिए। तो इसकी रैंक कितना हो जाएगी, 7 हो जाएगी और ऑब्वियसली और इसके आगे जितने भी ज़रूरत पड़े वो सब 0 कर लीजिए, इसकी रैंक आपको 7 मिल जाएगी। और इसकी चूँकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल सारे एंट्रीज 0 हैं तो इसके जो आइगन वैल्यू हो जाएंगे वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली 7 क्रॉस 7 10 क्रॉस 10 अगर मैट्रिक्स है और इसकी रैंक 7 है तो उसके सारे आइगन वैल्यू हमेशा नॉन जीरो रहें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है, एक आइडिया दिया है, आप बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।